नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। हम लोग अब जैसा कि आप जान ही रहे, समझ रहे हैं कि हम लोग बिहार एसएससी को टारगेट करके कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी में अभी तक हम लोगों ने बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्या सिलेबस स्ट्रेटजी है वो सारा डिस्कस किया था। फिर बिहार एसएससी में पूछे गए सारे इतिहास के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कर करके पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था। फिर बिहार सीजीएल जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा, हिस्ट्री से कितना, पॉलिटी से कितना, किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और आने वाले एग्जाम में जो इंटर लेवल वाले में भी यूजफुल हो और सीजीएल में भी यूजफुल हो या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल हो, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था। आज हम बिहार एसएससी सीजीएल लेवल पे जो एग्ज़ाम लिया था उसमें हिस्ट्री के पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, विथ डिटेल डिस्कस करेंगे, सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि ताकि एक क्वेश्चन से उस टॉपिक को हम लोग कवर कर लें कि ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो और हम लोग यानी कि आप लोग उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका सिंपल सा आंसर तो आपको जानते हैं आप लोग कि राजराज प्रथम होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि क्या है। तो देखिए, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसे बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। और चोल शासक राजा प्रथम जो था क्या था, चोल वंश का शासक था। चोल वंश दक्षिण भारत के जो प्रमुख 3-4 वंश थे, चोल, चेर, पांड्य, उसमें महत्वपूर्ण वंश था। दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश अगर कोई था तो वो कौन था, चोल वंश था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। इसने क्या लगभग 850 से लेकर के 871 ईस्वी के आसपास में शासन किया था। तो एक क्वेश्चन ये मतलब कई सारे टॉपिक ही समझ ले हम लोग इससे। इसके अलावा दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग भी चोल काल को कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन एक था, हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन एक से पढ़ लगी। दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है, तो चोल वंश के। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था, है ना। दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया था, तो चोल वंश ने किया था, है ना। राजराजेश्वर मंदिर जो किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। ये क्वेश्चन था, इसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो भगत सिंह का जन्म, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। लायलपुर नाम का जगह है पाकिस्तान में, वहाँ हुआ था। 27 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखिए, ये तो सिंपल था, तो आप बार बार जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे। हालांकि इंटर लेवल में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो भगत सिंह से थोड़ा सा और क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। ये क्या 1926 में बनाए थे, नौजवान भारत सभा नाम से संगठन बनाए थे। फिर आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम का संगठन बनाया, जो क्रांतिकारी संगठन था, अंग्रेजों को हिंसा के बल पे चाह रहा था कि भारत से बाहर भगा दे। इसके अलावा सैंडर्स हत्याकांड जो कि 1928 में हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब आया था बम्बई, तो उसको विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत सारे लोग थे। तो लाला लाजपत राय उसी में मतलब मार बहुत उनको लग जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी बदला लेने के लिए क्या भगत सिंह अपने साथियों के साथ सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। उसी हत्याकांड में इनको 1931 में क्या 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। तो भगत सिंह से हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ये एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हुए पूछा जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये किन की पुस्तक है, तो ये आपको क्या है, भगत सिंह की पुस्तक है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, काफ़ी पॉपुलर नारा है। तो ये भी पूछता है, तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे, है ना। चलिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इनका सिंपल सा आंसर है कि पार्श्वनाथ थे, है ना। चलिए, तो आप थोड़ा सा इसको जैन धर्म को ही थोड़ा सा कहीं डीप में देख लेते हैं। तो देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, है ना। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में टोटल कितने 24 तीर्थंकर मतलब उस धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति, है ना। तो ऋषभदेव क्या थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे, है ना। इसके अलावा देखिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां
एवं अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थी। इसके अलावा इन्हें वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इनके बाद ही जैन धर्म जो है ना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उस समय तक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन में सुपार्श्वनाथ दिख रहा है, तो ये जैन धर्म के क्या है 7वें तीर्थंकर थे। टोटल 24 में से 7वें थे, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, बस ये था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर सिंपल सा क्या, लॉर्ड एमहर्स्ट है ना। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था प्रथम आंग्ल बर्मा, ये लगभग 1823 से लेकर के 1828 के बीच में जो एमहर्स्ट है ना, ये भारत का क्या है गवर्नर जनरल था। और बर्मा युद्ध कब होता है? आंग्ल मतलब अंग्रेज, बर्मा मतलब म्यांमार, जो वर्तमान में म्यांमार, उसका पुराना नाम क्या है बर्मा है। तो अंग्रेज और बर्मा के बीच में क्या युद्ध हुआ था 1824 से लेकर के है ना 1824 से लेकर के 26 तक क्या हुआ था युद्ध हुआ था। और अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि 1823 से लेकर के 28 तक जो है ना एमहर्स्ट ना जो थे भारत के क्या थे गवर्नर जनरल थे। तो ये थे। इसमें थोड़ा सा देख ले आप, देखिए बर्मा का चर्चा हुआ था, बर्मा से रिलेटेड थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। तो बर्मा तो मैंने अभी बता ही दिया कि बर्मा जो है ना अभी म्यांमार, जो म्यांमार का पुराना नाम है, इसी की राजधानी पहले क्या थी रंगून थी, जहाँ क्या अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था, निर्वासित करके वहाँ पे भेज दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन से देख लिया। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखना होगा कि, तो अब ऑप्शन थोड़ा सा डिटेल करते हैं। कार्नवालिस आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा है ना। तो कार्नवालिस भी क्या भारत में गवर्नर जनरल लंबे समय तक रहे थे है ना। आपको ये कब से कब तक रहा था? तो 1786 से लेकर के 86 से लेकर के आपको 93 तक क्या था भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ये कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। ये भारत में पुलिस सुधार के लिए जाना जाता है। जो दरोगा सिस्टम है, जो प्रशासनिक, जो सिविल से सर्विस वाला सिस्टम है, ये कार्नवालिस के टाइम में ही शुरू किया गया था। इसके अलावा इसके बारे में अगर जानिएगा तो ये भारत में दफन बहुत सारे गवर्नर जनरल भारत में हुए, उसमें से जो एकमात्र ये गवर्नर जनरल है जिसको भारत में दफनाया गया था, मतलब इसकी मृत्यु यही हुई तो इसको यहीं पर दफना दिया गया था। तो इसके बारे में इतना ही जानना था। डलहौजी है, तो डलहौजी से आपको एकदम क्लियर हो जाता है। तो देखिए डलहौजी आपको 1848 से लेकर के है ना 56 तक 1856 तक क्या भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसका सबसे बहुत पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा जाना था हड़प नीति के लिए, अपनी हड़प नीति के लिए डलहौजी जाना जाता है। हड़प नीति बता दीजिए, जिसके तहत क्या है राजा महाराजाओं की संपत्ति को, राज्यों को हड़प लिया जाता था, गोद नहीं लेने दिया जाता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे, मैंने डिस्कस भी किया था, ये अलग टॉपिक की बात करेंगे। तो हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसी डलहौजी के टाइम पीरियड में ही सबसे ज़्यादा क्या अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसी के टाइम पीरियड में आपको क्या 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी, कहाँ? मुंबई से लेकर के थाने तक, मुंबई टू थाने आपको क्या इसी डलहौजी के टाइम में चली थी। आपको ऑप्शन डी में आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स दिख रहे हैं है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में एक चीज़ आपको ज़्यादा जानना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, ये आपको 1813 से लेकर के है ना 13 से लेकर के क्या 23 तक गवर्नर जनरल रहता है भारत का। इसके टाइम में सबसे बहुत पॉपुलर घटना होती है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारित करता है, सुगौली की संधि होती है। सुगौली आपको चंपारण जिला में पड़ता है। तो सुगौली की संधि 1814 से लेकर 1814 से 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, मतलब नेपाल के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध होता है। तो 1816 में सुगौली की संधि के तहत अंग्रेजों से, मतलब नेपाल से क्या बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेज ले लेता है। उसी के तहत जो वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण किया गया उसी के तहत किया गया था। तो यही है कि क्वेश्चन में पूछे थे कि सुगौली की संधि किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। आपको नेपाल और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच में हुआ था। हड़प नीति किसने प्रारंभ किया था? तो डलहौजी ने प्रारंभ किया था है ना। इसके अलावा आपको कार्नवालिस के टाइम में तो बता ही दिया कि पुलिस सुधार जो है दरोगा वाला सिस्टम है या सिविल सेवा सिस्टम, इसी ने कार्नवालिस ने लागू किया था। आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच में किसके मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज, बर्मा मतलब म्यांमार के बीच में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। तो ये देख लिए। तो इसके बारे में बस इतना ही। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो बिंबिसार आप देखिए सिंपल सा इसका आंसर है। बिंबिसार क्या था? बिंबिसार आपको
बिंबिसार हर्यक वंश का है ना। बिंबिसार क्या था, हर्यक वंश का शासक था। अब तो आंसर मिल गया। अब थोड़ा सा जो मगध है, मगध से क्वेश्चन लिया गया, तो मगध को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 16 महाजनपद में सबसे पॉपुलर और ताकतवर महाजनपद कौन उभर के आया था, मगध आया था। मगध में कई सारे राजवंश आए, लेकिन वास्तविक रूप से मगध वंश का संस्थापक आपको माना जाता है यही हर्यक वंश को ही। इससे पहले भी बृहदर्थ वंश आया था, तो खैर उसमें चर्चा किसी दिन करेंगे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, है ना। आपको हर्यक वंश का शासन कब से कब तक था, 544 बीसी से लेकर के 413 बीसी तक। 544 से लेकर के 413 बीसी मतलब ईसा पूर्व, है ना, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। उल्टा इसलिए चल रहा है, जानते ही होंगे कि जो हम लोग जो जनवरी फरवरी जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन नाम के व्यक्ति ना ईसा मसीह को जन्म को सेंटर मान करके उनके जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हुई उसको बीसी कहता है, मतलब ईसा पूर्व, जो कि उल्टा चलता है। और उन ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है उसे क्या कहता है, ईसवी कहता है, मतलब इस एडी, आफ्टर एनो डोमिनी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो 514 से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक क्या था, हर्यक वंश का शासन था। कहाँ पे, मगध पे। इसमें हर्यक वंश का पहला शासक कौन हो गया, अगर पूछे तो बिंबिसार हो गया। बिंबिसार के बाद कौन आता, अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की क्या हत्या कर देता है। अजातशत्रु इसकी क्या कर देती है, अजातशत्रु, अच्छा हाँ, अजातशत्रु क्या करता था, अपने पिता बिंबिसार का क्या हत्या करके मगध का गद्दी अपना लेता है। फिर अजातशत्रु के बाद ही क्या, इसका बेटा आता उदयीन, है ना। उदयीन आता है, उदयन भी कहते कभी कभी, कहीं कहीं पे युदीन लिखा, उदयीन यही आता है। ये भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता, फिर मगध की गद्दी बैठा लेता है। उदयन के बारे में एक बहुत पॉपुलर चीज़ है क्या, ये जो वर्तमान जो हमारा पटना है पाटलिपुत्र, उसकी स्थापना करता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन करता है, उदयीन करता है। और अपनी राजधानी, अभी तक मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, राजगीर थी, है ना। अभी तक क्या थी, राजगीर थी। अब राजगीर से अपना राजधानी कहाँ लेकर के चला जाता है, पाटलिपुत्र लेकर के चला जाता है, जो वर्तमान पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयीन ने की थी। उदयीन से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगीर थी या राजगृह थी। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते। अब हर्यक वंश, हर्यक वंश का तो पहला शासक बता दिया कि बिंबिसार था। तो इस वंश का अंतिम शासक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस वंश का जो है अंतिम शासक आपको कौन था, नागदशक, है ना। नागदशक नाम के जो व्यक्ति थे, ये क्या था, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूरे टॉपिक को ही डिस्कस कर लिया। पूछा जाता है, पूछा गया कई बार कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। प्रथम शासक कौन था, बिंबिसार। कब स्थापना की थी, 544 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। पितृहंता, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए बिंबिसार को उसी का बेटा अजातशत्रु मार देता है, फिर राजा बन जाता है। फिर अजातशत्रु को उसी का बेटा उदयीन मार देता है, फिर राजा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए अब अगला हर्यक वंश क्लियर हो गया। अब देखिए हर्यक वंश में अभी बताया कि अंतिम शासक कौन था, नागदशक। नागदशक को उसी का मंत्री शिशुनाग क्या करता है, मार देता है, और मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसी ने किया था, शिशुनाग ने किया था। ये क्या करता है, इसके बारे में एक चीज आती जाना कि अभी तक राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र था। तो ये अपना राजधानी वैशाली ले जाता है ना, वैशाली गंगा नदी के इस पार जो है हाजीपुर वैशाली, है ना। अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, वैशाली ले जाता है। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है कालाशोक। अशोक नहीं बोल रहा हूँ, कालाशोक, है ना, काला जोर अशोक, है ना, कालाशोक ये आता है। ये क्या करता है, फिर अपनी राजधानी वैशाली से ले जाकर के कहाँ ले आता है, या पाटलिपुत्र ले जाता है। उसके बाद कभी राजधानी परिवर्तित नहीं होती है। तो आप देखिए इसमें कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग ने की थी। वैशाली कौन शासक राजधानी ले गया था, तो शिशुनाग ले गया था। वैशाली से फिर पुनः पाटलिपुत्र किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो कालाशोक ने। अब देखिए कालाशोक से बारे में आप एक चीज़ भी और जान सकते हैं। अजातशत्रु के बारे में मैंने एक चीज़ नहीं बताया था और रिलेट, देखिए मैं इतना डीप में इसलिए जा पा रहा हूँ कि एक टॉपिक पर है तो आपको क्लियर ही हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए। अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही पहला बौद्ध संगीति होता है। कब, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब पूरे दुनिया के बौद्ध धर्म के विद्वान एक जगह बैठे और ये डिसाइड करेंगे कि बौद्ध धर्म का आगे की रूपरेखा क्या होगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, या बौद्ध धर्म में कुछ कुरीति है तो कुछ कैसे सुधार किया जाए, क्या नियम कानून हो। तो ये सारी चीज़ें
तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड में हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। अब जो 100 साल बाद दूसरा बौद्ध संगीति होता है वो आपको शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक, जो कि शिशुनाग का बेटा था, उसी के टाइम पीरियड में होता है। तो इसमें कोई दिक्कत? तो प्रथम बौद्ध संगीति बता दिया, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको हुआ था कालाशोक के टाइम पीरियड में 383 ईसा पूर्व में ना, 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व मतलब BC। तो ये रह गया सारे चीज़ें। तो आप इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख रहा है क्योंकि इंटर लेवल में भी कई पूछा था, CGL में भी पूछ लिया है, तो घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया था, थोड़ा सा उसको हम लोग डेप्थ में ले लेते हैं कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे, मैंने एनालाइज किया तो टॉपिक से एक बार पूछने के बाद उसे रिपीट हो रहा है कई बार क्वेश्चन, तो इसलिए उस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ लेंगे कि उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बाहर ना जा पाए, सारा कर पाए, चाहे SSC इंटर लेवल में हो या CGL आने वाला उसमें हो या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आंसर हम सब लोग जानते हैं कि आरा जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। तो इसमें तो जानते हैं आरा है। आप थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, नाना साहब ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नाना साहब है। तो नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। लक्ष्मीबाई आपको दिख रहा था, आपको पता है कि झांसी से है ना, झांसी से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। पीर अली क्या है? पौसे पीर अली, पौसे पटना है, पटना से क्या किए थे इन्होंने? 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अगर अवध से पूछे तो अवध से बेगम हजरत महल ने किया था, और भी कई सारे जगह से पूछता है, तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हालांकि यही सारी चीज़ें रिपीट होती है। 1857 की क्रांति के बारे में मैंने पहले बार सारे वीडियो में भी बताया है कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। कैसे क्यों शुरू हुआ था सब लोग जानते हैं। चलिए डिटेल में ज़्यादा अभी नहीं चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि जो है कब होती है? तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि 1665 में। तो शिवाजी जानते हैं छत्रपति मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज थे, है ना। उसी के टाइम में क्या होता है, पुरंदर की औरंगजेब का एक मनसबदार रहता है जय सिंह, उनके बीच में युद्ध हो जाता है, शिवाजी हार जाते हैं। तो 1665 में क्या होता है, पुरंदर नाम की जगह पर संधि होता है, जिसी के तहत शिवाजी आगरा जाते हैं किससे? औरंगजेब से मिलने के लिए, जहाँ इनको कैद कर लिया जाता है, फिर फल के टोकरी में छुप करके निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए 1707 है, 1707 ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसमें इस टाइम में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1875 आपको दिख रहा है, तो 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी, है ना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। 1576 दिख रहा है ऑप्शन में। तो 1576 में क्या होता? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो ये था सारा क्वेश्चंस, इसको देख लिया। आप देखिए मैंने ऊपर में सुगौली की संधि किया था ना, देखिए पूछ ले हुआ सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। अब ये पूछ ले, अगर इसमें ये पूछ ले कि देखिए उस समय क्या पूछा था कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट, मैंने आपको बता ही दिया था। अब पूछ ले किसके बीच में हुआ था? नेपाल और भारत मतलब ब्रिटिश भारत के बीच में हुआ था। तो टॉपिक एक को डिटेल में देख लेने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, हेल्पफुल हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो आगे चले, देखिए 23/12/2022 में CGL में हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन पूछा था, तो उसको मैंने डिटेल से देख लिया। अच्छा हाँ, इसमें ऑप्शन है, थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। तो 14 में क्या होता है? युद्ध शुरू होता है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू होता है। 1816 में सुगौली की संधि हो जाता है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। तो ये सब थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए अब और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आप देखिए ये क्या है, 24/12/2022 को CGL का एग्जाम हुआ था, उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था। देखिए बिहार SSC ही लिया था, CGL का भी बिहार CGL था। तो बिहार SSC एग्जाम लेने वाली है अभी, बिहार इंटर लेवल वाला। तो जब वही ले रहे तो उसके नेचर को देख लेंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। तो एक बार थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेंगे तो हेल्पफुल हो जाएगी, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो आंसर था इसका क्या? करमशाह, है ना। बंगाल में जो था पागलपंथी आंदोलन, उसका जो नेता था वो आपको कौन थे? करमशाह थे। अब ये थोड़ा सा, अब इसको डिटेल आंसर तो मिल गया, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए 1800 ये पागलपंथ जो था ना, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, है ना। अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, मतलब पूरा नहीं तरह से धार्मिक नहीं था, नहीं पूरा तरह से न्यूट्रल था। ये आपको 1813 से लेकर के 31 के बीच में जो बंगाल वाला क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ये मतलब हिंसक आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये था
इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि पागलपंथ आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, 1813 से 31 के बीच में हुआ था। इसका संस्थापक नेता कौन था, करमशाह था। अब ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में आपको बिरसा कान्हू दिख रहे हैं। तो संथाल विद्रोह आपको याद होगा 1855-56 में हुआ था, क्या, संथाल विद्रोह। जो हमारा जो वर्तमान जो रांची वाला क्षेत्र है, झारखंड वाला क्षेत्र है, बिहार का कुछ क्षेत्र, भागलपुर वाला क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इसका जो नेता था, मुख्य नेता सिद्धू कान्हू, यही सिद्धू कान्हू थे। देखिए यहाँ ये देख लेंगे कि विद्रोह चर्चा तो विद्रोही को देख ले रहे हैं। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था। उसका नेता कौन था, सिद्धू कान्हू था। फिर आपको ऑप्शन में आपको बिरसा मुंडा दिख रहे हैं, है ना, बिरसा मुंडा। तो जानते कि मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसको उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, उसका नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। ये कब हुआ था, 1899 से लेकर के, है ना, 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था, बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। तो ये हो गया क्लियर। अब राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज का क्या स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। इसी के तहत क्या 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, इन्हीं के प्रयासों से। तो ये सारी चीज़ें, तो देखिए एक टॉपिक था, हम लोगों ने उसको पूरा डिटेल से देख लिया, ऑप्शन को भी देख लिया। आप इससे थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। तो देखिए वुड डिस्पैच, वुड्स नाम के व्यक्ति थे, आपको मतलब भारत सचिव नहीं, बोर्ड ऑफ अंग्रेजों का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके अध्यक्ष थे वुड। इन्होंने क्या है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो आने, उसके लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके यहाँ के गवर्नर जनरल को दिया था, जिसमें ही शिक्षा क्या व्यावसायिक हो, वोकेशनल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, मेडिकल की शिक्षा हो, है ना, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हो, तो ये सारे चीज़ें को लेकर के उसमें प्रोविज़न था। तो वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, शिक्षा सुधार से है। वुड नाम के व्यक्ति ने ये प्रस्ताव दिया था। पता है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। मतलब कि भारत के शिक्षा जगत में सुधार का जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था वुड डिस्पैच। इसी के बाद से अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा सा ध्यान देने लगा, इंग्लिश माध्यम शिक्षा होने लगा और भी बहुत सारी चीज़ें। 1854 में ये वुड्स डिस्पैच, जो वुड्स नाम के व्यक्ति है, ये प्रस्ताव देखते हैं 1854 में। इसी के आसपास में फिर क्या, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में 3 वो क्या बोलते हैं आपको, यूनिवर्सिटी खोली जाती है, वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ है। तो हाँ, तो इसमें तो कुछ और बताने को रहा नहीं, 54 है ना, इस समय कुछ और था। हाँ, गवर्नर जनरल इस समय कौन था, तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था, क्या था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, जो हड़प नीति शुरू करता है ना डलहौजी। अभी मैं पिछले वीडियो में मतलब इसी में थोड़ा देर पहले चर्चा किया था डलहौजी, जिसके टाइम में 1853 में क्या रेल चला था, पहला हड़प नीति शुरू किया था। तो इसी के टाइम में क्या होता, वुड डिस्पैच। ये पूछ सकता है कि वुड डिस्पैच के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा सुधार से। अब पुलिस सुधार ऑप्शन में, तो देखिए एक मलीमथ नाम का आयोग बना था, पुलिस में सुधार करने से संबंधित क्या है, मलीमथ आयोग। ये पूछे कि मलीमथ आयोग का संबंध किससे, तो पुलिस सुधार से। और भी अगर इसमें देखना होगा तो प्रशासनिक सुधार, ली आयोग है ना, ली आयोग हो गया। आयोग मतलब वही कमीशन या अति, मैंने आयोग का मतलब होता है किसी खास काम के लिए कुछ खास लोगों का ग्रुप, है ना। तो ली आयोग जो था आपको, उसका संबंध किस चीज़ से है, प्रशासनिक सुधार से है। इसके अलावा और देखना, सामाजिक सुधार ऑप्शन में दिख रहा है। तो सामाजिक सुधार में दिख रहा है तो और सबसे बड़े क्या, राजा राम मोहन राय का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, मतलब सती प्रथा जैसे कुरीतियों को बंद करना, कर्मकांड को समाप्त करना, ये सारी चीज़ें इन्हीं के प्रयास। 1829 में क्या था, सती प्रथा विलियम बेंटिक बैन कर देता है। इसके अलावा इसी के साथ आपको आर्य समाज का नाम याद आ जाना चाहिए। समाज सुधार से जब ये बात हो रही है, तो 1875 में बम्बई में क्या करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या किया, सारे चीज़ों को ऑप्शन को डिलीट कर लिया। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, टाइम भी बताइएगा। अब मतलब कितना देर हो गया वीडियो, अच्छा इसको देख लेते हैं, 23 मिनट हो गया, 7 बजे और आधा घंटा। चलिए, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है
कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है ना। तो म्यांमार का पुराना नाम हम सब जानते हैं क्या, बर्मा। बर्मा क्या था, ये म्यांमार का पुराना नाम था, अभी बर्मा कहते हैं। इसकी राजधानी यही यंगून थी। तो ये था पुराना नाम, इसमें कुछ जानना है नहीं। म्यांमार में क्या रंगून नाम का जगह, जहाँ पे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है, जहाँ उनका क्या मतलब डेथ हो जाती है। इसके अलावा इसमें अगर आपको देखना हो तो इसमें हम हाँ सिलोन ऑप्शन में दिख रहा है। सिलोन, सिलोन किसका पुराना नाम है, तो जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम क्या था, सिलोन था। इसके अलावा रंगून दिख रहा है, तो अभी रंगून के बारे में चर्चा कर ही दिया पुराना। अभी म्यांमार की राजधानी न्यू पेताब है, पहले रंगून ही था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो देखिए 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। कहाँ की गई थी, तो तमिलनाडु, जो हमारा दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पे शुरू की गई थी। फिर उसके बाद 2001 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पूरे सभी राज्यों को कहता है कि भाई 6 महीना के भीतर आप लोग भी क्या करेंगे, मिड डे मील स्कीम लागू करेंगे। मिड डे मील तो जानते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे तो खाए भी होंगे, हम लोग तो खाए हैं भाई, है ना। दोपहर में जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो दोपहर का जो भोजन मिलता है, पहले खिचड़ी मिलता था, अब वैरायटी अलग अलग बता दिया। अलग बात है कि घर पर खाना देता है, सारा पैसा टीचर सब मतलब इधर उधर कर देता है ना। तो मिड डे मील जो स्कीम है कब शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1995 में तमिलनाडु में। अब देखिए तमिलनाडु काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। अभी पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य हुआ है तमिलनाडु, वो किया था 1995 में शुरू। पहला ऐसा राज्य है जो नाश्ता स्कीम भी, ब्रेकफास्ट भी देने लगा है। आपको 15 सितंबर, देखिए 15 याद रख ले, 15 सितंबर 2022 से तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है, नाश्ता भी दे रही है सरकारी स्कूलों में। तो ये काफ़ी क्रांतिकारी कदम है, बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट फिर कह दे कि भाई सभी राज्य नाश्ता भी देने लगे, तो ये भी आने वाले समय में हो सकता है। हो गया। ऑप्शन में 2 अक्टूबर 2014 दिख रहा था। इसमें क्या 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम शायद शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छता अभियान भी शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2 जनवरी 2015 है। तो आप इसमें पता है नीति आयोग बना था योजना आयोग को समाप्त करके, तो यही है, इसमें कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन से आपको कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको लाल किला जब भी दिमाग में आता है तो शाहजहां का नाम याद आ जाता है ना, लेकिन शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर और भी कई सारे बिल्डिंग है, तो उसमें जो मोती मस्जिद नाम का बिल्डिंग है, उसका मतलब मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। लाल किला का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। फिर एक और चीज़ होता है, आगरा में भी एक मोती मस्जिद है, आगरा का किला। शाहजहां से पहले राजधानी कहाँ थी, मुगलों की राजधानी आगरा में थी। शाहजहां ही दिल्ली में क्या शाहजहानामाबाद जो ओल्ड दिल्ली अभी है वही बसाता है, लाल किला बनाता है। तो उसमें तो आगरा में जो मोती मस्जिद था उसको स्थापित किया था शाहजहां। कन्फ्यूज हो जाते लोग, क्योंकि आगरा में मोती मस्जिद है, उसकी स्थापना किसने बनवाया था, तो लोग अकबर मार देते हैं या औरंगजेब मार देते हैं। तो लेकिन वहाँ पे कौन हो जाएगा, शाहजहां। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ये तो शाहजहां के बारे में और थोड़ा सा जाना, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग, शाहजहां के काल में बहुत सारे बिल्डिंग बने। आगरा का मतलब आगरा में तो ये तो बना ही, इसके अलावा आगरा में क्या ताजमहल बनाया, दिल्ली में शाहजहां नाम बात कर शहरें बसा दिया, उसमें लाल किला हो गया, अन्य सारे चीज़ों को इसने क्या किया था, बसाया था। फिर आपको ऑप्शन में जहांगीर दिख रहा था। जहांगीर को बिल्डिंग से में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ये पेंटिंग में इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो चित्रकला का स्वर्ण काल है ना, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है, जहांगीर के टाइम पीरियड को कहा जाता है। अकबर है तो अकबर के टाइम में, हाँ अकबर क्या फतेहपुर सीकरी नाम का नगर बसाता है, तो वहीं पे अन्य सारे चीज़। तो इसमें नगर से तो यही था। अगर क्रोनोलॉजी अगर देखना चाहे तो देखिए मुगल वंश है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। कब किया था, 1526 में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। फिर बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है। हुमायूं 1526 से 30 तक रहता है, मतलब 30 के बाद 40 तक रहता है। फिर उसके बाद शेरशाह से हार करके भागता है। फिर 1556 में आता है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। फिर अकबर क्या कर लेता है, अकबर गद्दी संभाल लेता है। अकबर 1556 से लेकर के देखिए, अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक क्या है, 1605 तक क्या मुगल बादशाह बनता है। इसके बाद अकबर के बाद कौन है, उसका बेटा
जहांगीर बनता है 1605 से लेकर के 1627 तक। फिर जहांगीर के बाद कौन है? शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 तक। फिर आपको कौन आता है? औरंगजेब 1658 से लेकर के क्या है 1707 तक है। तो ये था मुगल वंश। तो मुझे लगता है और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ये ज़्यादा लंबा चल जाएगा वीडियो लगता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में क्लियर कर लेंगे, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ ही अति डिटेल में डिस्कस। अगर अच्छा लगे तो जो ज़रूरतमंद है उसके साथ शेयर कर सकते हैं ना, जो एग्ज़ाम, क्योंकि ये वीडियो देखिए, ये जो एसएससी एग्ज़ाम लेने वाली है इंटर लेवल वाला, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। सीजीएल का लेके उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी हिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा रोल है। हिस्ट्री का हर जगह बहुत अच्छा खासा रोल है, मैंने एनालाइज भी किया है। तो उस सारे चीज़ों में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर करने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज सारा मॉडर्न इंडिया से शुरू करेंगे, सारा टॉपिक वाइज। अभी तैयारी शुरू है, उस पर लगा है, कॉन्टेंट तैयारी चल रहा है। फिर हम लोग उसके साथ आप लोग हाजिर होंगे। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, अभी बिहार एसएससी में हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया, तो उस सबको भी डिस्कस हम लोग अगला वीडियो में कर लेंगे। वीडियो कितना चला गया? लगभग आधा घंटा का चल ही गया, है ना। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।